गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रीति शुक्ला, श्रीनाथ बीएड कॉलेज लेक्चरर्स आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से परे भाषा तथा पाठ्य वस्तु विमर्श आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें कल हमने पढ़ा था मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इस मानक भाषा के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में है, या मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से संपन्न होती है। यानी मानकीकरण की प्रक्रिया या चरण मुख्य रूप से अगर देखा जाता है तो मानकीकरण को 4 भागों में या उसके चरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है, नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, चयन। सेकंड है संशक्ति। थर्ड है प्रयोग करना। तथा आपका फोर्थ है स्वीकृति। ये 4 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। किसी भी मानक भाषा को उसका मानक रूप प्रदान करने के लिए हमें इन 4 चरणों से यानी 4 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें पहला है चयन। चयन से मतलब ये होता है कि विभिन्न भाषाओं में जो बोलियां होती हैं या उसका जो चयन होता है वो किस रूप में करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत सारी बोलियां हैं। पहले ये खड़ी बोली का रूप था, उसके बाद ये धीरे धीरे इसको हिंदी भाषा में मानक रूप में अपनाया गया। क्यों? क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही शुद्ध माना गया है, इसमें अशुद्धियों की कोई कमी नहीं होती है। यानी किसी भी भाषा को अगर हमें मानक भाषा का रूप देना है तो उसके चयन का सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो शासन जो हमारा शासन होता है, हमारे राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था होती है उसके द्वारा वो बल देता है। उसके अनुसार जो हमारे धर्म है, धर्म शास्त्रों के अनुसार कि हमारा जो शास्त्र है, संस्कृति है, हमारी जो सभ्यताएं हैं वो अलग अलग बोलियों में तो व्यक्त की जाती हैं, लेकिन अगर एक जगह देखा जाए किसी भी शास्त्र के रूप में, साहित्य के रूप में, पुस्तक के रूप में, तो अधिकांशतः किस चीज का विस्तार है? हमारे यहाँ हिंदी का। यानी हमने क्या किया, हिंदी को सभी बोलियों का माध्यम बना के मानक रूप प्रदान किया उसको। यानी कि उसका सबसे पहले चयन किस रूप में होना चाहिए? एक ऐसी भाषा के रूप में होना चाहिए जिससे कि हम उसे आसानी से हर किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सके। यानी कि हमें किस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? उस भाषा या उस बोली के चयन पे। दूसरा है संशक्ति का। संशक्ति से मतलब है आपके लेखन कार्य का, कि हमारी जो भी भाषा है वो चाहे जिस भी रूप में बोली जाए, जिस भी बोली में बोली जाए, जिस भी भाषा में बोली जाए, लेकिन उसका जो लिखित रूप है वो क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। मान लीजिए अंग्रेजी भाषा को ले लीजिए। अंग्रेजी भाषा अमेरिका है या भारत है, जहाँ भी बोला जाता है, इंग्लैंड है, वो उच्चारण में भिन्नताएं हो सकती हैं। भाषाएं जो हैं उसके उच्चारण में भिन्नता हो सकती है, उसके व्याकरणीय दृष्टिकोण में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन जब उसका लिखित रूप देखा जाता है तो वो एक जैसा ही होता है। ये होता है सशक्तिकरण उसका। यानी कि मानक भाषा की जो लेखन पे बल दिया गया है, जो लिखने की जो लिखावट है, जैसे पुस्तक हम पढ़ते हैं हिंदी में, हम क्षेत्रीय भाषा में भी बात करते हैं, अपने जो हमारा ग्रामीण परिवेश है या फिर जो हमारा पारिवारिक लैंग्वेज होता है, हम उस तरीके से कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी प्रतिष्ठित स्थान पे जाते हैं या फिर किसी पुस्तक को उठाते हैं तो हम उसको हिंदी में ही पाते हैं या हिंदी में, यानी कि वो उसे मानक लिखित रूप में
किस भाषा में प्रस्तुत किया गया है? हिंदी के मानक स्वरूप में, यानी कि जो लिखित स्वरूप है वो क्या है? सशक्ति का पार्ट है। ठीक है। अब दिया गया है प्रयोग करना, यानी कि जो हमारी प्रक्रिया है उसका तीसरा जो भाग है वो होता है चयन, सशक्ति, सशक्ति के बाद प्रयोग। यानी कि हम जब इसको लिखित रूप में, हमने उसका चयन कर लिया और उसको जब लिखित रूप में व्यक्त कर रहे हैं या उसका प्रसार कर रहे हैं या विकास हो रहा है, अगर लिखित रूप है यानी कि वो अत्यधिक विकसित हो रही है, तो जब वो विकसित होगी तो उसका सबसे ज्यादा प्रयोग भी होगा। सॉरी यानी कि किसी भी, जैसे साहित्यिक पुस्तकें हैं या फिर हमारे ग्रंथ हैं, हमारी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं या फिर हमारी शिक्षा से संबंधित पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये जितनी भी है ये हिंदी में अत्यधिक प्रयोग में की जाती है। उसी तरह अन्य जो मानक भाषाएं हैं उनका प्रयोग वहाँ के लिए, उन राष्ट्रों के लिए उन भाषा में होता है। यानी कि जिस भाषा का हम चयन करते हैं मानक रूप प्रदान करने के लिए, उस भाषा का लिखित उपयोग ज़्यादा होता है और उसका प्रयोग होने लगता है। यानी हर जगह, जैसे हम देख लें तो जो हमारा औपचारिक पत्राचार का जो माध्यम है वो भी क्या होता है? एक मानक भाषा के रूप में ही होता है। जब हम उसका चयन कर लिए, उसका लिखित स्वरूप एक्सेप्ट कर लिए, अपना लिए और जब उसका प्रयोग करने लग गए तो अपने आप ही हम उस चीज को एक स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। यानी कि मानक भाषा विभिन्न आयामों एवं व्यवहार क्षेत्रों में क्या होती है? प्रयुक्त होने लगती है। तो ये है इसके 4 चरण: चयन, सशक्ति, प्रयोग करना और स्वीकृति प्रदान करना। यानी मानक भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया केवल नहीं किया जाता है, उसमें ऐतिहासिक जीवंतता और स्वायत्तता के लक्षण भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये रहा आपका मानकीकरण की प्रक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे मानक भाषा के तत्व। कि मानक भाषा के क्या तत्व हैं या कितने प्रकार के तत्व हैं। हमने समझ लिया कि मानकीकरण की जो प्रक्रिया है या चरण है कितने भागों में विभक्त हुई है? 4 आयामों से या 4 चरणों से हम उसे पूरा करते हैं। अब है मानक भाषा के तत्व। मानक भाषा के तत्व को भी 4 भागों में बांटा गया है। मानक भाषा का जो तत्व है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऐतिहासिक, नंबर 2 है जो अभी हमने पढ़ा मानकीकरण, नंबर 3 है जीवंतता, और 4th है आपका स्वायत्तता। ठीक है, ये 4 प्रकार के तत्व होते हैं। ऐतिहासिक से मतलब है किसी भी भाषा का जो इतिहास होता है वो एक गौरवपूर्ण होना चाहिए, गौरवमयी होना चाहिए। जैसे हमारी हिंदी है, आप उठा के देखो तो उसका एक अपना ही गौरव और उसका वो एक अलग ही प्रसिद्धि लिए हुए है। हमारी हिंदी क्या मानी जाती है? मानक भाषा मानी गई है। और अगर हम उसका इतिहास उठा के देखें तो उसका इतिहास बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो इस तरीके से उसका एक अपना गौरवमय इतिहास है कि वो कब, किस रूप में, किस बोली में होते हुए किस तरीके से, और अभी वर्तमान में वो हिंदी का पूर्ण रूप ले चुकी है। तो यानी कि कोई भी अगर मानक भाषा है तो उसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूर होता है। दूसरा है मानकीकरण, जो आपको बताया गया किसी भी भाषा का सुनिश्चित और सुनिर्धारित होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और मानकीकरण इसका प्रतीक होता है कि अगर मानकीकरण के प्रक्रिया से अगर गुजरकर किसी भी भाषा का मानकीकरण किया जा रहा है या चयन किया जा रहा है मानक भाषा के रूप में, तो वो एक सुनिश्चित और सुनिर्धारित भाषा होगी। तीसरा है जीवंतता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और
जो इसके चरण है उन चरणों से होते हुए जो 4 चरण आपको बताया गया कि चयन, सशक्ति, प्रयोग करना और स्वीकृति करना, इन चारों चरणों का अगर हम उपयोग करते हैं किसी भी भाषा को मानक रूप देने के लिए, तो उसमें वैज्ञानिक और दार्शनिक जीवंतता जरूर पाई जाती है। यानी कि उसमें दार्शनिकता भी होगा और वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग भी बखूबी होता है। उसके बाद यह है स्वायत्तता, यानी भाषा किसी अन्य भाषा पर आश्रित नहीं होती है। स्वायत्तता होती है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और स्वयं पे निर्भर होती है, ना कि किसी और भाषा पे निर्भर होती है। उसकी स्वयं की लिपि और शब्दावली या व्याकरण परख होती है। ये होता है स्वायत्तता, यानी कि जो हमारी भाषा है वो स्व आश्रित होती है, पर आश्रित नहीं होती है। तो ये आपका आज का टॉपिक था मानकीकरण। मानक भाषा में मानकीकरण के जो चरण हैं और मानक भाषा के तत्व, आप लोगों को आगे इससे संबंधित उसके महत्व और उद्देश्य को नेक्स्ट कक्षा में समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।